बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग से मिला गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं का दिन खैरियत से गुजरे। उसके साथ साथ आज आलमी दिन है, दुनिया में मनाया जा रहा है ऑटिज़म के हवाले से। इसकी आगाही का आज आलमी दिन है। बच्चों की ज़हनी बीमारी से मुतालिक आलमी दिन ऑटिज़म डे हर साल 2 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर आवाम को बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के बारे में, बीमारी के बारे में बताना है। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत मुतासर होती है और मुतासरा शख्स की ज़िंदगी का उम्र भर ये पीछा करती रहती है। इसकी स्लो बोलने में, एक्शंस करने में, की चीज़ों को समझने में, और फिर एक इल्यूजन में रहते हैं ये बच्चे। ख्याली दुनिया होती है, बोलचाल में उनको मुश्किलात आती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अगर वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, अपने ख्यालात को बयान नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान में भी ये बीमारी एग्जिस्ट करती है और इसके लिए काम हो रहा है। बिल्कुल। और माहिरीन का ये भी कहना है कि एक सेहतमंद बच्चा 3 बरस की उम्र के बाद अपने माँ बाप समेत करीबी लोगों से समाजी बंधन बांधने का अहल हो जाता है, लेकिन ऑटिज़म में मुब्तला जो बच्चे होते हैं ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। वो अपनी ख्याली दुनिया में गुम होकर रह जाते हैं और दुनिया से कोई सरोकार उनका नहीं होता और बदकिस्मती से अभी तक ऑटिज़म का कोई इलाज भी दरियाफ्त नहीं हो सका है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए डिफरेंट थेरेपीज, डिफरेंट वर्कशॉप्स और डिफरेंट सेमिनार ज़रूर कंडक्ट कराए जाते हैं। पेरेंटिंग के ऊपर खास तौर पर फोकस किया जाता है कि जिनके बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं तो उन्होंने बच्चों को किस तरह से डील करना है। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल तरीके से इनको डील किया जाता है। फोकस और कॉन्संट्रेट करने का इनका जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कुछ दीगर टेक्निक्स और तरीक़ेकार हैं जो ऑप्ट किए जाते हैं जिससे ये बच्चे मजबूत हो सकते हैं और हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का एक मजबूत हिस्सा बन सकते हैं। तो आए मिलकर अहद करें कि हमारे आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से स्लो हैं, ऑटिज़म का शिकार हैं या किसी भी तरह से हमारे नॉर्मल लोगों से पीछे हैं, तो हमने उनका सहारा बनना है और हमने उस चीज़ को समझकर उनके लिए सपोर्ट बनना है। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है पेरेंट्स को भी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो है वो भी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर ऐसा लगता है कि वो परेशानी में शायद बच्चों को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। तो ये भी बड़ी अवेयरनेस के दिन में अहम चीज़ है जिसको हमने देखना है। फिर कोरोना के हवाले से बहुत सी अब खबरें भी आ रही हैं कि मज़ीद फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है। फिर वैक्सीन की हतमी एक जो चाइनीज़ वैक्सीन है जो कि प्राइवेटली मिलेगी उसकी भी कीमत का तयन कर दिया गया है। ओवरऑल लॉकडाउन में मजीद सख्ती भी की जा रही है। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे और भी बहुत कुछ है, शो में शामिल करेंगे। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और टॉप स्टोरी में हमारी सबसे पहली स्टोरी कोरोना के हवाले से ये है जी। कोरोना वायरस की वार तेजी से जारी है और पाकिस्तान में मजीद 83 अमवात हो गई और थर्ड वेव में पहली मरतबा 5234 यानी कि 5000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह जो है वो 9.93% रही। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस पर हुकूमत अपोजिशन का मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। ऑर्डिनेंस जायजा के लिए कौमी असम्बली की कमेटी तश्कील दे दी गई है। 8 रुकनी कमेटी में हुकूमत अपोजिशन की मसावी नुमाइंदगी भी शामिल होगी। इसके अलावा आज के शो में हम डिस्कस करेंगे हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात से लाताल्लुक। उधर नून लीग ने भी पीपल्स पार्टी और एएनपी से राहें जुदा कर ली हैं। 8 जमातों को साथ लेकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। और फिर बड़ी खबर जो आई सुप्रीम कोर्ट से बल्दियाती इदारों के हवाले से, बहाली का हुक्म नजरअंदाज लगता है अभी पंजाब हुकूमत कर रही है। महकमा बल्दियात पंजाब ख्वाब गफलत में इस वक्त है, ताहाल इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। और आज प्रोग्राम में हम बात ये भी करेंगे कि भारत से चीनी और कपास दरामद नहीं होगी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की समरी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और एक और अहम रिपोर्ट, हुकूमत का ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर फौजदारी कार्रवाई का ऐलान। गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और अहमद बिलाल सूफी पर मुकदमात चलेंगे। इसके अलावा आपको एक बताएंगे बहुत बड़ा स्कैंडल जो एग्जिस्ट कर रहा था हमारे आसपास और पता नहीं लग सका। फिंगरप्रिंट्स चोरी की ये अनोखी वारदात है जी और अकाड़ा में पकड़े जाने वाला ये गिरोह लाहौर में भी फिंगरप्रिंट्स चोरी करता था और चोर गैंग के 3 मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पर इन डिटेल बात करेंगे शो में कि किस तरह से ये गैंग जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। और इसके साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अब शो का, और सबसे पहले जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारा मकसद यही होता है कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन दें, तमाम सिनेरियोज को डिस्कस करें और किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो कोरोना की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए भी और बार बार हम आपको बताते भी हैं कि आलमी वबा कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 83 अमवात हुई हैं और 5234 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती भी होगी, शादी हॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि कल मुराद अली शाह साहब जो है वो कह रहे थे कि ऐसा किया जाना चाहिए। गो कि अभी हुकूमती सतह पर, वफाकी हुकूमत की सतह पर यह फैसला नहीं हुआ, लेकिन सिंध हुकूमत इस हवाले से सोच रही है। तो क्या सोच रही है सिंध हुकूमत और क्या किया जा सकता है आइंदा चंद दिनों में? सिचुएशन इस वक्त है क्या, हम बात करेंगे कासिम सोमरू साहब से, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ सिंध से। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इस वक्त बढ़ रही है, कोरोना की मजीद परेशानी का सामना है पाकिस्तानी अवाम को। सिंध हुकूमत ने भी सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए, शादी हॉल्स को भी बंद कर दिया। क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका सर। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल आहिस्ता जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो क्रिपल्ड सिस्टम ऑफ हेल्थ है उसको हम और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं। तो ये ये हमने जो आपने जिस तरह से कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन की तजवीज़ दी है, या सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को जो स्प्रेड है उसको रोकें, तो ये हमारी तजवीज़ इसलिए थी कि हमारे वज़ीर आला साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें जो पिछला हमारा जो साल गुजरा था, जब इन्हीं दिनों में जब हमारे पास पहले केसेस आए थे जी, तो जो स्प्रेड या साइकिल को रोकने का एक ही तरीका है कि आप उस साइकिल को लोगों को महदूद करें ताकि वो साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाए। हम इस वक्त हमारी ये सूरत हाल है कि हम ये कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल इस बात में बजा हैं कि हम इतने बड़े सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल हमारी कौम या लोग नहीं हो सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं या हम एज ए जो डिसीजन मेकर्स वफाक हो या सूबा हो, उनका जो है वो ये जिम्मेदारी में शामिल है कि हम उसको लोगों को इस बात की जो है वो तजवीज़ भी दें, और लोगों को जब तक हम इस बात के लिए सख्ती नहीं करेंगे तो लोग, आपको खुद को पता है, आपका मीडिया हर रोज ये दिखाता रहता है कि लोग किसी तरीके से SOPs को फॉलो नहीं करते। सो वी हैव टू टेक फ्यू स्ट्रिक्ट एक्शंस एक्चुअली, कि जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं तोड़ना है सर जी। तो उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम स्प्रेड को रोकें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू, आज हमारी जो सूबाई टास्क फोर्स है उसका भी इजलास है, तो हम उसमें पूरा बैठ के मेडिकल जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ का वो जो स्टाफ, वो लोग, फिर हमारे CM साहब उसको चेयर करेंगे, तो हम उसमें बैठ के हमारे सूबे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे, मेडिकली भी और ऑफ कोर्स पॉलिटिकली भी और समाजी तौर पर भी, तो हम उसको किस तरह से एड्रेस करें, क्योंकि ये वबा। लेकिन कासिम सोमरू साहब, हमेशा ये बात की जाती है, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, चेन ब्रेक होनी चाहिए, लॉकडाउन में सख्ती के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं रह जाता, लेकिन हमेशा ये बात की जाती है जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर मुशावरत नहीं की जाती, वो चाहे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वो शादी हॉल्स वाले हैं, वो मार्केट्स वाले हैं। तो क्या इस दफा इसको रीथिंक किया जाएगा? आपकी टास्क फोर्स की कमेटी भी है, तो क्या ही अच्छा हो कि उन स्टेक होल्डर्स को भी शामिल कर लिया जाए उन तमाम बातों में? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप एक बात सोचें कि हमने आपकी और हम सब लोग, मिसाल के तौर पर थ्रू आपके मीडिया के, आप अदरवाइज भी हम कहें या ना कहें, लेकिन आप एक पब्लिक सेंसिटिविटी को महसूस करते हुए हमेशा इस बात की आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लोगों को इस बात को सेंसिटाइज किया जाता है कि आप SOPs को फॉलो करें। दैट इज द ओनली वे ना। आप रेस्टोरेंट्स वालों को, शादी हॉल वालों को, बिजनेस कम्युनिटी को, एटसेट्रा, हम उनको एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जो SOPs हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तभी जाकर ये सब कुछ हो सकेगा। अब हालत ये है कि जब आपने कहा कि जी 200 लोगों को शादी में बुलाना है तो 2000 बंदे बैठे हुए हैं, आपने कहा कि जी रेस्टोरेंट में अंदर डाइनिंग नहीं करनी, तो सारे डाइनर्स अंदर खुले हुए हैं।
तो हम मतलब हमारा कहने का मकसद ये है कि हम सख्ती का जो सोचते हैं या सख्ती करने का फैसला करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं आता है। इंतजामिया भी ऑब्वियसली हर जगह पर जाकर तो नहीं रेस्टोरेंट्स और लोगों के ऊपर जो इस तरह से फॉलो करवा सकती, तो लोगों को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कासिम सोमरू साहब, अगर जाते जाते अगर आप सिचुएशन हमें ये बता दें, जो वैक्सीन के हवाले से लोगों के सवालात हैं कि सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया था कि 50 लाख वैक्सीन भी आ जाएंगी, फिर बड़े पैमाने पर इस पर काम भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस हवाले से वैक्सीन की इंपोर्ट और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वी हैव स्टार्टेड नेगोशिएशन विद दी जो सप्लायर है, हमने उनको अपना इंटेंट जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम पूरा हमारा लेटर ऑफ इंटेंट उनको चला जाएगा। तो हम सिंध गवर्नमेंट जो अपने एंड पर जितना हमने फंड्स एलोकेट किए, हम और भी फंड इंशाल्लाह एलोकेशन में रखेंगे ताकि हम अपने जो प्रोविंस के लोग हैं उसमें जितनी पॉपुलेशन है जो हम टारगेट की हुई है which is close to 22 के करीब, आप समझ लें कि 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों को हमने जो टारगेट किया हुआ है कि हम उनको जो है वो जितना जल्दी हो सकते हैं उसको वैक्सीनेट करें। बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उन्हें वैक्सीनेट करेंगे। कासिम सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ टर्म और गवर्नमेंट पर नहीं डाली जा सकती। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ जो तरीक़ेकार है वो आपको खुद ठीक करना होगा। मेजर स्टेक होल्डर्स को, वो चाहे मार्केट्स वाले हैं, वो शादी हॉल्स वाले हैं, वो रेस्टोरेंट्स वाले हैं। शादी हॉल तो फिलहाल फॉर नाउ बंद कर दिए गए हैं, और शादी हॉल्स के साथ साथ वो लोग जिनके फंक्शंस थे या जिन्होंने डेट्स रखी हुई थी, उनके लिए ये काफी परेशानी, उनके लिए भी काफी परेशानी है। फिर जो शादी हॉल्स के साथ जो इंडस्ट्री मुंसलिक होती है, कहा जाता है कि 30 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है इससे मुंसलिक है, यानी कि कारोबार 30 से ज्यादा शादी हॉल के साथ एसोसिएटेड है। डेकोरेशंस, लाइटनिंग, बहुत एक लंबी लिस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 30+ हैं। तो फिर अगर ये तमाम कारोबार मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि गफलत की गई है अवाम की तरफ से, तो हमें ये चीज को देखना होगा, हमें ये चीज को जानना होगा कि शादी हॉल्स का कारोबार और उसके साथ जो जुड़े कारोबार हैं, अगर वो बहाल आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाएं, तो उसके लिए आप ही ने फॉलो करने हैं एसओपीज। क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग छुप छुप कर शादियां भी कर रहे हैं, लोग छुप छुप कर रेस्टोरेंट में खाने भी खा रहे हैं, मतलब ये आप ही के लिए किया जा रहा है। अगर आप ही इस तरह से करेंगे तो फिर ठीक नहीं। बिल्कुल। प्रेसिडेंट मैरिज हॉल एसोसिएशन कराची से राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन जो है वो उसमें थोड़ी सी सख्ती मजीद भी की जा रही है। मुकम्मल लॉकडाउन तो अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल कोरोना की जो सर्ज इस वक्त मौजूद है, केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के इस डिसीजन को आप कैसा देखते हैं? शादी हॉल की बंदिश के नोटिफिकेशन निकाला है। हमारा कहना ये है कि हम स्टेक होल्डर्स थे, हमें भी बात करनी थी, हमें बताना चाहिए था। थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग कर लेते। हमारा जो 6 माह बंद होने के बाद जो शादी हॉल खुले हैं हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है। अभी हमने तकरीबात बुक की थी, उसके 2-3 महीने के बाद भी नोटिफिकेशन हमारे साथ ज्यादती है। इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेते। आगे रमजान थे, रमजान के अंदर आप जो है वो लॉकडाउन की तरफ भी जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो 6 माह का अरसा है वो लॉकडाउन के अंदर गुजारा था। तो दूसरा सेक्टर नहीं था जिसने इतनी ज्यादा परेशानियां उठाई हो। हम अभी आपने हमारे कारोबार को बंद किया है, इसके अंदर हमने अपने बिल्स भी देने हैं, अपनी डेली वेजेस जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें भी देने हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी चीजें राना रईस साहब की आवाज़ थोड़ी सी हमें सही तरह पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन बात जो कर रहे हैं वो बड़ी वैलिड है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि लोगों की तनख्वाहें भी देनी होती हैं, मामलात हैं। राना रईस साहब, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि आपके अखराजात हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से अखराजात आपके हैं जो कि आपके ऊपर अभी हैं और आपके ड्यू भी हैं, आपने देने हैं, मुलाजमीन हैं और अखराजात दूसरे यूटिलिटीज़ के। तो फिर अब प्लान क्या है? क्योंकि लोगों ने जिन्होंने आपके पास बुकिंग्स की हुई थी, आपकी एसोसिएशन क्या फैसला करिए? लोगों की बुकिंग्स के पैसे वापस किए जा रहे हैं या होल्ड किए जा रहे हैं? किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने तमाम जो पेमेंट्स थी वो हमने रिफंड किए विदाउट एनी डिडक्शन। इस दफा का सिनेरियो ऐसा है कि हम लोग मुशावरत जारी रखी हुई है हम लोगों ने। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये जो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक की जो कैंसिलेशन होंगी, इंशाल्लाह ताला प्रोबेबली हम लोग तमाम जो एडवांस है वो हम रिफंड करेंगे और दूसरी डेट्स पे एडजस्ट भी करेंगे। देखिए, ये एक पैंडेमिक है। हमने एहलियाने पाकिस्तान के लिए पहले भी
जो है वो यही सारी चीजें सोचते हुए एक पैंडेमिक आया पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो हम एहलियाने पाकिस्तान के साथ फेवर कर रहे हैं। ये एक ऐसी वबा है, इससे हमें मिलके लड़ना है। तो हमने उस वक्त भी रिटर्न किया था, अब भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि एक ऐसी वबा, ऐसे मामला जब इकॉनमी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, तो हम इसको 100% फंड कर। सिग्नल इश्यूज की वजह से राना साहब आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एकदम से जब ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है तो जिनका फ्यूचर बेस्ड काम होता है उनके लिए चैलेंज और मुश्किल ज़रूर आती है। लेकिन ये बात खुशाइंद है कि आपने कि जिन लोगों की प्री बुकिंग्स थी हम उनको 100% एडवांस वापस भी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को मुशावरत कर लेनी चाहिए थी। इस बात पर आई कम्प्लीटली अग्री विद। और इसके साथ साथ इसमें यह भी हमें देखना है कि किस तरह से एडजस्ट करना है। आपके 30 से ज़्यादा अगर इंडस्ट्रीज़ के साथ या फिर कारोबार आपके साथ मुंसलिक है तो आपने उसका भी देखना है। इसीलिए एक चीज़ इंश्योर करनी चाहिए शादी हॉल मालिकान को भी कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ये खोला जाता है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देकर, तो फिर जो एसओपीज की खिलाफ वर्जियां होती रही हैं वो आइंदा ना हो। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियोस के किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान नाराज लग रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से, और नून लीग ने तो अपनी राहें जुदा कर ही ली हैं। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स में एक बेहतरी हमने ये देखी है कि पहली बार काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि फाइनेंस ऑर्डिनेंस के लिए हुकूमत और अपोजिशन की एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने, जो कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। बहुत अरसे बाद फाइनेंस ऑर्डिनेंस मंजूरी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कोशिश ये सामने आई और फाइनेंस ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन के एतराज़ जो थे उसको इसमें दूर किया जाएगा। बिल्कुल। और अबूजर आप ये भी देखिए कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जा रहा है। और आपको याद होगा अपोजिशन ने पिछली दफा यही एतराज उठाया था कि ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी नहीं बनाई गई और फौरन से बिल ले आया, जिसको जो ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर हंगामा आराई की वो नजर हो गया। अब स्पीकर ने 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी ये जो बनाई है, इसमें दोनों फ्री कैन का मौक़िफ़ सुना जाएगा, उसके बाद ऑर्डिनेंस लाने या ना लाने का फैसला होगा। फिर कमेटी में बाबर एवान है, हमाद अजहर हैं, एहसन इकबाल हैं, अयाज सादिक हैं, परवेज अशरफ हैं, नवीद कमर हैं और दीगर जिनको शामिल किया गया है वो बाहमी मुशावरत से ये तय करेंगे। कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस कमेटी के हवाले से और ये जो अहम जो पेशरफ्त हुई है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से MNA हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो एक डेवलपमेंट है कमेटी के हवाले से, आप इसको कैसा देखती हैं? ये किस कदर ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपने मुझे इस मौके पर बात करने को बुलाया। मंडे को जब सेशन हुआ उस दिन इस ऑर्डिनेंस के ऊपर बाकायदा बहस हुई, जिसमें एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब राजा परवेज अशरफ साहब और हुकूमत की तरफ से भी वज़रानी और बाबर एवान साहब ने इसमें हिस्सा लिया। और ये इस बात पे कायल किया गया स्पीकर को कि देखें इस पर मजीद बहस की जरूरत है, इस पर कमेटी बनने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा इशू है कि अगर स्पीकर साहब ने कोई ऐसी रूलिंग दे दी तो वो तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही पाकिस्तान की सलामती का मसला है, जिस पर स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील दी और तमाम पार्लिमानी जो पार्टीज हैं उनसे कहा कि अपने अपने पार्टी से आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नाम दें। तो ये मैं समझती हूँ खुशाइंद, और पार्लियामेंट होती ही इसीलिए है कि आप नेशनल इशूज पर, अवामी इशूज पर, मुल्की मईशत पर और दीगर जितने भी आपके इशूज हैं उस पर बैठकर यही पार्लियामेंट के जरिए हम ना सिर्फ कानून साजी कर सकते हैं, इसमें अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और खुशकिस्मती की बात ये कि इस वक्त जो अपोजिशन है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी तवील हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की, इसके बाद PMLN है और अदर जमातें हैं, वो जो वसी तजुर्बा रखती हैं पार्लियामेंट का, तो एक मैच्योर हुकूमत को अपोजिशन मिली है। माजी की तरह नहीं है कि जिसमें धरने दिए जाते थे, शोर मचाया जाता था, पार्लियामेंट का घेराव किया जाता था। वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा चाहा कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट के अंदर ही मसाइल को हल किए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात तो हमेशा की भी जाती है कि कोई अच्छा बिल भी हो जो आवाम की फलाह के लिए हो, तब भी अगर ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाए तो फिर ऑपोजिशन के ऊपर सवालिया निशान लगता है। तो अब तो एक मुश्तरका टेबल बना लिया। सो शाहिदा रहमानी साहिबा, ये बताइएगा कि ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस के लिए है या ये फॉरएवर चलेगा इन अ लॉन्गर रन, कि हर बिल या हर ऑर्डिनेंस पहले डिस्कस होगा इस कमेटी में, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा?
अभी जो ये कमेटी बनी है, इस पे बिल के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन के पूरी कौम के, और आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी एक तवील बहस चल रही थी कि इस तरह मुल्क के इदारों को गिरवी रखा जा रहा है, तो ये उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए स्पीकर साहब ने ये कमेटी बनाई। और हमारा इससे पहले भी यही कहना था, जब वो ऑर्डिनेंस लाए गए, जब वो बिल पेश किया गया जिसके हवाले से सेनेट के हवाले से हुकूमत बार बार कहती, लेकिन हुकूमत की बदनीयती बिल्कुल आया थी कि अगर हमेशा हमारा जब भी यही मौक़िफ़ था कि कोई भी बिल ले होता है, कोई भी बात होती है, अब जिसमें 2/3 मेजॉरिटी की आपको जरूरत है और आप किस तरीके से हुकूमत जो है उसको लेकर देती है ना, तो और अपोजिशन के ऊपर जो है भरपूर तनकीद भी करती है, ना सिर्फ तनकीद बल्कि ऐसी जबान इस्तेमाल की जाती है जिससे इश्तियाल अंगेजी हो। हुकूमत को हमेशा अपना रवैया जो है वो नर्म रखना पड़ता है। आपने देखा 2008 से 13 तक या 13 से 18 तक हमेशा कोशिश हुकूमत जो है वो झुकती है, तमाम पार्टीज को मनाती है अगर वो मतलब सीरियस होती है, लेकिन हुकूमत का जो रवैया रहा, अफसोस। तो फिर आप मानिए ना कि ये हुकूमत की तरफ से भी एक अच्छा इकदाम है और हुकूमत भी अब मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर। देखिए, मैं समझती हूँ कि इशू इतना ज्यादा हसास है कि इस पर जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, मैं समझती हूँ बहुत खुशाइंद है और इसी तरीके से हम तमाम मसाइल को मिलकर हल कर सकते हैं। सही, लेकिन शाहिदा रहमानी साहबा, उम्मीद तो है इससे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है और आपने भी इसका जिक्र किया है कि या तो इम्पोज किया जाता है या फिर डिस्कशन सिर्फ नाम की होती है और ये मामला ख़राब हो जाता है अक्सर। तो क्योंकि इख्तलाफात तो हैं अपोजिशन में, तो अब तो खुद भी इख्तलाफात हैं, इसके ऊपर कमेटी में जब ये बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ तो किसी तरह वर्किंग रिलेशनशिप बनना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है पॉसिबल हो जाएगा? देखिए, ये हुकूमत पर, इससे पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि हुकूमत किस हद तक अपने रवैयों में लचक लाती है, कैसे। अब कल का सेशन आप देखेंगे, कल फिर मुराद सईद साहब को जो है खड़ा कर दिया गया और हुकूमत चाह रही थी, डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि हम चाहते हैं कि जो है मुसालिहत के साथ बैठकर इलेक्शन इस्लाहात पर बात की जाए, लेकिन जब हमारी चीफ विप शादिया मरी साहिबा ने और PMLN से बात की गई खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से, तो जब मुराद सईद साहब ने जो लहजा अपनाया वो हरगिज ऐसा नहीं था जो काबिल कबूल हो। उन्होंने फिर वो इस तरह की बात की जो इश्तियाल अंगेजी की है। तो हुकूमत को चाहिए कि अपने वुज़रा को लगाम दे और उनको बताएं कि पार्लिमानी रवायात क्या है, पार्लियामेंट में किस तरह लबो लहजे को इख्तियार किया जाता है, क्योंकि हम इस वक्त मुल्क के 18 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, पार्लियामेंट के आदाब को मद्देनजर खातिर रखते हुए अपने इक़दाम करने चाहिए। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के आदाब, लेकिन इन जनरल भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इखलाकियात बहुत जरूरी हैं और यही वो ग्रूमिंग है जो फिर वो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की भी करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, और के लिए भी ऑल ओवर तमाम पार्टीज के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को ग्रूम करते हैं और मैच्योर करते हैं। एग्जैक्टली, और इसके साथ साथ अब आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहेगा और हर बिल से पहले इस तरह से एक कमेटी बनेगी और फिर उसमें मुशावरत होगी। लेकिन मुशावरत अक्सर अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात का शिकार हो जाती है और यहीं पर अब सिर्फ गवर्नमेंट और अपोजिशन में मामला नहीं है, यहाँ पर तो अपोजिशन के अंदर ही इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई हैं, यूसुफ गिलानी साहब जैसे ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए मुंतखब हुए सेनेट में, तो वहाँ पर मामला ख़राब हो गया, नून लीग ने अपने नुमाइंदे वहाँ पर खड़े कर दिए। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब थोड़ा सा आउट ऑफ सीन है, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, वो बयानात नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे रख लिया है और वो बिल्कुल खामोश है, किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं, नाराज लग रहे हैं। और वो अब आइंदा चंद दिनों में JUI का अपना इजलास बनाने वाले हैं, शायद उसमें ये बड़े फैसले भी मुतवक्किल हैं। बिल्कुल, और नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी और NP से राह जुदा करने का जो डिसीजन लिया है और कहा है कि 8 जमातें हम एक साथ लेकर चलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह साहब। जी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। ऑपोजिशन आपस में ही ऑपोजिशन करना शुरू हो गई, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, और अब बड़ी क्लैरिटी आ रही है। नून लीग अलग हो रही है ANP और पीपल्स पार्टी से और वो कह रहे हैं कि हम अब PDM जो है वो 8 जमातों को साथ लेकर चलेंगे। आप कैसा देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, एक अंग्रेजी का लफ्ज होता है डिस्पैरेट, यानी कि सेपरेटेड एंटिटीज। देखिए, ये पहले ही सेपरेटेड एंटिटीज की जो इनका एक कॉमन फो था, एक मुश्तरका हरीफ था जिसके लिए ये इकट्ठी हुई। ये हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि शुरू ही से मसलहत की सियासत होती है और मसलहत की सियासत में आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला कि ऑपोजिशन के खिलाफ हो गई है।
अब मैं ये कहूंगा कि मसलत की सियासत इनको अंदर से भी शिकस्त और रेत का शिकार हो गई और इस पे बहुत सी कुव्वतें काम कर रही होती हैं। आपके यहाँ तो हमें आपको तो इनविजिबल सिस्टम जो है, अब वो वैसे इनविजिबल रहे नहीं है, वो नादीदा नहीं रही है, वो दीदा ही है, दिखाई देते हैं, लोग समझते हैं कि कौन सी कुव्वतें हैं जिनके अपने कोई अगराज और मकासद भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जरूरी नहीं कि सारे कोई मनफी ऑब्जेक्टिव्स ही हो, उसमें मुस्बत ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। स्टेट का एक अपना सुप्रीम इंटरेस्ट होता है, उसको सामने रख के। तो इस वक्त चूंकि हुकूमत वक्त होती है, वो हर इदारे की जरूरत भी होती है, उनकी जायज जरूरियात भी होती हैं। आपका देखें फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो हुकूमत वक्त जो है वो चला रही होती है। अभी मैं चंद रोज कबल डॉक्टर मोहित यूसुफ से बात कर रहा था, वो स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन सिक्योरिटी, तो वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अंडर रिसोर्स्ड है। हालांकि ये बड़ी मुझे अचंभे की बात लगी कि हम अक्सर तज्जियाकार ये एक खामखा का एक बहस बना लेते हैं, एक बात करनी शुरू कर देते हैं कि जनाब इतना पैसा एस्टेब्लिशमेंट को चला गया, इतना पैसा दिफा पे लग गया। लेकिन सैफुर रहमान साहब ऑब्वियसली ये मामला तो एक है, क्योंकि हर जगह हर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो अंडर पावर तो ऐसा लगता है कि हैं, शायद इकोनॉमी वाइज अगर जितना भी सपोर्ट करो वो कम ही है, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे वो अच्छा है। लेकिन इसके साथ जो मामला अभी हम अंडर डिस्कशन है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हैं। बात तो उनके बारे में ये की जाती है, वो बड़े समझदार, बड़े सीरियस सियासतदान हैं, वो मामले को समझते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं, पहली बार नाराज हो गए? नहीं, नाराज तो देखे ना, वो हर यही तो मैं कह रहा था कि हमारे जो ये लीडरान हैं इन्होंने एक अपना सेल्फ इमेज भी बनाया होता है ना कि जी मैं तो बड़ा पावरफुल था, तो मेरा तो मैंडेट चोरी हुआ है, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। और फिर हमारे यहाँ तो चूंकि ये इनविजिबल जो कुव्वतें हैं वो तो काम करती भी रही, जैसे भी आपने डस्का में देखा कि 20, 25, 23 जो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए और आधे घंटे के फासला उन्होंने 13 घंटे में तय किया, एक जगह पे पाए गए, क्योंकि इस तरह का उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा और यही वो मंत्र लेके चल रहे हैं कि जनाब मेरा तो वोट चुराया गया, मेरा तो इतना वोट था और वोट बैंक इतना मेरा मजबूत था। और वो वाकईतन जहां जहां उनकी पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स में वो उनका वोट बैंक इंटैक्ट ही रहा है, क्योंकि उसमें कोई इमोशनल अटैचमेंट भी है उनके साथ, रिलीजियस अटैचमेंट भी है। नाराज तो वो पहले दिन से हैं, लेकिन ये है कि वो अंदरूने खाना डील्स भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ चूंकि पैगाम रसानी का सिलसिला ये कभी खत्म नहीं हुआ, आपको कहीं ना कहीं से कहीं मुक्तदरा कुव्वतों से भी पैगाम आ जाते हैं। आप फिर अपने को मोटिव्स लेके भी कोई बात कर लेते हैं, कोई आप एक हाइप क्रिएट करके फिर बाद में अपने मोटिव्स जो हैं वो सामने रख लेते हैं, कहीं पे कुछ आके ब्रोकरेज भी हो जाती है। वो चीजें जाहिर तो नहीं होती, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स मैं समझ रहा हूँ और हमारा पॉलिटिशियंस का और स्टेट के इदारों के साथ जो सिलसिला चलता है उसमें मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस ही बहुत है, मसलियत भी बहुत है और इसमें वो पैगाम रसानी भी चल रही होती है साथ साथ। तो उसलिए ये आपको जो चीजें हैं ना दिखाई देती हैं, कुछ कवाकिब जो होते हैं दिखाई देते हैं, कुछ कवाकिब हैं कुछ और, तो ये कुछ तकरीबन ऐसे ही मामला चल रहे हैं। लेकिन अभी सरफेस पे चीजें आती जाएंगी, आपको नजर आएगा नाराज भी हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं से इनकी पैगाम रसानी भी हो रही है। वो हमारा सिलसिला चलता रहता है, वो निजाम रुक नहीं रहा। रहमान साहब, वो मिडिल मैन तो हमेशा होते हैं ना, जो या सुलह कराने की कोशिश करते हैं या बात को कुछ भी बना देते हैं, तो ये तो एग्जिस्ट करता ही है। अब अगर हम देखें, अब आगे रमजान आ रहा है तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑब्वियसली बहुत कम होंगी और हो भी रही हैं, लेकिन ईद के बाद का एक इंडिया कहीं नजर आया था, कहीं कोई साइंस और हिंट्स मिले थे कि शायद ईद के बाद अब ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। अब नून लीग ने क्लियर कर दिया कि हम 8 जमाते जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग का लॉन्ग मार्च या वो धरना जो भी वो करना चाहते हैं वो इंपैक्टफुल होगा या गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज बन सकता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इसको आप माजी के तनाजर में देखें तो हमारे यहाँ भी और बाहर के ममालिक में भी बाज़ औक़ात जो मोमेंटम होता है ना जी, मूवमेंट्स का, ये जो तहरीक होती है, लॉन्ग मार्च होते हैं, धरने होते हैं, ये बनते बनता है, ये एकदम बाज़ औक़ात तो एक हाइप बन जाता है, एक स्लोगन लेके आप चलते हैं मैदान में तो लोग साथ आपके शामिल होते जाते हैं जॉब दर जॉब। लेकिन फिर इसका एक टर्निंग पॉइंट होता है, अगर उस टर्निंग पॉइंट तक ये पहुंच के अगर मोमेंटम टूट जाए, जिस तरह की मैं समझता हूं कि मोमेंटम जो है उसका टेम्पो कम हो गया, रमजान मजीद इसको कम कर देगा, इसको फिर रिकूप करना, दोबारा असर नौ फिर मुनज़्ज़म होना। और फिर यह है कि हमारे यहाँ वैसे तो मुस्लिम लीग नून ने भी एक एहतजाजी सियासत करके कुछ एक्टिविस्ट पैदा किए हैं, लेकिन ये मिन हैज़ुल जमात अभी भी एक एजिटेशनल पार्टी नहीं बन सकी, जिस तरह के माजी की एक पीपल्स पार्टी थी।
लोग कोड़े तक खाते रहे। सैफुर रहमान साहब की बात आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया है, उठाया यहाँ पर कि वो एजिटेशन की तरफ नहीं जाते हैं नून लीग, और इनके बारे में कहा भी जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसकी वजह यही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी की जाती है, डायलॉग्स होते हैं, और फिर चूंकि अब फिर से बातें शुरू हो गई कि बाहर जाया जाएगा, शायद पाकिस्तान से बाहर मरीम नवाज साहिबा बाहर चली जाएंगी, वो फिर से मामला आगे दो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं जा रही, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि अगर वो चली भी जाएं थोड़े दिन के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। ये क्या सिचुएशन है, किस तरह डेवलपमेंट है फिर? ये पुश बटन सिस्टम चल रहा है ना जी, ये तो आप समझते ही है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि ये पुश बटन चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से बटन घुमाए जा रहे होते हैं, कहा जा रहा होता है कि जी आपको ये हम इंसेंटिव दे देंगे, वालिद साहब को मिल आए, हम वालिद साहब को भी थोड़ा उन्हें सॉफ्ट हो जाएं, इस तरह की बातें जा रही हैं। और मैं चूंकि इनके साथ इंटरेक्शन भी करता रहा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर वज़राए आज़म से भी हमारा एज जर्नलिस्ट इनसे इंटरेक्शन रहा, ट्रैवल भी हम इकट्ठे करते रहे, मुल्क में भी बाहर में भी। तो जो उनका, मैंने जैसे अभी अर्ज किया ना जी कि ये एजिटेशनल माइंडसेट नहीं रखते, ये गो के ये इस वक्त वो अपने तौर पे मियां नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि मैं इस लाइन पे चलूंगा, ये लाइन टो करूंगा तो मैं कामयाब हूंगा। तो वो इस लाइन के ऊपर उनको साथ साथ, चूंकि शहबाज शरीफ एक ऐसा फैक्टर है, न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है, वो उन्हें ये कन्वे कर रहे हैं कि चूंकि मुल्क के अंदर ये सियासतदानों के अलावा भी बहुत से सिस्टम्स मौजूद हैं, तो सबको हारमोनी में चलना है। तो वो हारमोनी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो फिर आपको पैगामात भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी, कभी आपको तलब भी कर लिया जाएगा नैब में, कभी आपकी जमानत कैंसिल होने की भी बात हो जाएगी जी, और कभी आपको ईसीएल पे नाम भी आ जाएगा। और साहब ये तो हम देख ही रहे हैं ना, पिछले 2.5 साल में जब से ये हुकूमत आई है, ये सिलसिला तो चल ही रहा है। ऑल्दो हुकूमत तो ये कहती है कि हमारे दौर के मुकदमात नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मुख्तलिफ इदारों का आपने नाम लिया, उसमें नाम भी ऑब्वियसली सर फहरिस्त कह ले तो गलत नहीं होगा कि वो तमाम कार्रवाइयां तो चल ही रही हैं। अब इस पर आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पेस डाउन हो रही है और रमजान में बिल्कुल कम हो जाएगी। उसके बाद ईद के बाद एक नया सिनेरियो क्रिएट करना होगा, नया सिनेरियो बनाना होगा, वो एनर्जी रीगेन करनी होगी, तो ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जिस तरह से बात, ये मोमेंटम अभी टूटा हुआ है या रुका हुआ है, इसको ब्रेक लग गया, वो मोमेंटम दोबारा वापस आता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जी एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसपे अंडर वन रूफ आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं। तमाम क्वालिटी चीजें जो है वो आपको बड़े सस्ती रेट्स पर अवेलेबल होंगी। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, लोग इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वैसे भी आईटी इनोवेशंस जो हैं वो किस तरह हमारी जिंदगियों को इफेक्ट करती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे जवाद आरिफ साहब और साद शाह साहब जो कि इसको चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिस पर हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया कि ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब घर बैठे आप अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं, और ऑनलाइन तरीके से। अमेरिका और पाकिस्तान में मुकीम नौजवानों ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में IT बेस्ड किराना मार्ट की नई चेन का आगाज़ कर दिया है। बिल्कुल, और जो आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता प्राइसिंग जो है वो आपको बहुत ही मुनासिब रेट्स पर दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करीबन 40 के करीब ये किराना मार्ट जो है वो खोले जा चुके हैं। आप ऑनलाइन जब भी ऑर्डर करेंगे तो आपके क्लोजेस्ट जो स्टोर्स होंगे, ये किराना मार्ट होंगे, वहां से आपको ग्रोसरी जो है वो आपके डोर स्टेप पर भी मिल जाएगी। एंड इट्स ऑल्सो अ स्टोर एज वेल कि अगर आप वहां जाकर खुद खरीदना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस एप्लीकेशन के CEO, औकाज के नाम से ये एप्लीकेशन है, और इसके CEO साद शाह हमारे साथ मौजूद है और जवाद आरिफ साहब हमारे साथ हैं। उन दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। IT इंडस्ट्री जैसे फ़रोग पा रही है और पाकिस्तान में इस पर बहुत काम हो रहा है। आपने ये इनिशिएटिव लिया है और अब तक 40 से ज़्यादा आपने ब्रांचेस भी बना ली हैं। साद शाह साहब, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में कि क्या आइडिया था और इसको कैसे फिर इम्प्लीमेंट किया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली औकाज के नाम से हमने IT बेस्ड रिटेल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का आगाज़ किया है। अभी फ़िलहाल हमने कराची में लॉन्च कर दिया, इसकी ब्रांच लॉन्चिंग कर दी है। इसमें हमारा जो आइडिया है, एक तो जो छोटे रिटेलर्स हैं उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए और कंज्यूमर तक डायरेक्ट अच्छी प्राइस पहुंचाई जाए। कोई भी कंज्यूमर जो घर से बाइंग करता है, किसी अच्छी प्राइस की वजह से उसे किसी बड़े सुपरमार्केट में जाना होता है, उसका अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है, ओवर बाइंग हो जाती है।
तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसके मोहल्ले में, यानी वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे या अगर रिटेल उसे करनी है फिजिकल जाकर तो वो भी कर सकता है, और उसके उसी जगह से एक अच्छी प्राइस ऑफर होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म से। एक अच्छी प्राइस जो है वो ऑफर होगी आपके प्लेटफॉर्म से, और आई थिंक ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। जिसमें आपने ओवर बाइंग का जो जिक्र किया तो आप यकीन जानिए कि फैमिली के जो मर्द हजरात हैं ना वो तो बड़ा खुश होने वाले हैं कि एक्स्ट्रा ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं होगी, अब घर बैठे जो है वो ज़रूरत की चीज़ सिर्फ घर आएगी। सो उबैद साहब, आपकी जवाद साहब आपकी तरफ में आऊँगी, और ये जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि आपके क्लोजर स्टोर से जो है वो आपको ग्रॉसरी एट होम मिल जाएगी, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशन अभी तक? क्योंकि आसानी तो हम ढूंढते हैं लेकिन कई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कभी पता नहीं होता कि किस तरह से ऑपरेट करना है एप्लीकेशंस को, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अभी हमने इस एप्लीकेशन की जस्ट 4 दिन पहले ही हमने अपना ब्रांड रिवील किया है, तो एप्लीकेशन जिससे कि होम ऑर्डरिंग होगी वो अभी तक फुली फंक्शनिंग नहीं है, क्योंकि अब हम स्टोर्स को जो है ब्रांड अपना जो है उसके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा चंद आने वाले हफ्तों में आप लोग ऑर्डर भी कर सकेंगे घर बैठे, और उस पर साथ आपको ये ज़रूर बताना पसंद करेंगे कि जियो लोकेशन के ज़रिए 500 मीटर के अंदर किस तरीके से ये चीज़ें हम मैनेज करेंगे। सही। जी, मैं इसके हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी करंटली जो है हमारे 40+ स्टोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कराची में चल रहे हैं। उसमें वेबसाइट बेस्ड ऑर्डरिंग फंक्शनल है। आप उस एरियाज़ में, सर्टेन एरियाज़ में जहाँ हमारे मार्ट्स मौजूद हैं वहाँ ऑनलाइन ऑर्डरिंग फंक्शनल है, और 500 मीटर रेडियस में एक स्टोर डिलीवरी देता है, और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि 200+ स्टोर तक इसको लेकर जाएं विद इन कराची। इस्लामाबाद में अभी हमारी पायलटिंग का आगाज़ हो चुका है। ज़बरदस्त। तो साथ शाह साहब आप ये बताइएगा, जैसे कि हमने पढ़ा आपके बारे में कि बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और आपने कहा है कि जो टारगेट्स आपने सेट किए हुए हैं उससे फ़ायदा होगा। आपने ये भी जिक्र किया कि इससे एक तो कारोबार बढ़ेगा, साथ में आवाम जो है वो टैक्स नेट में शामिल हो सकेंगी जो कि दुकानदार हैं। ये किस तरह से इंश्योर किया और कैसे आपने टारगेट सेट किया? देखिए, इस वक्त छोटी रिटेल इंडस्ट्री जो जीडीपी का एक मेजर अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है वो टैक्स नेट से बिल्कुल बाहर है, और छोटा रिटेलर है उसके मसाइल ये हैं कि वो एक टैक्स कंसल्टेंट हायर करे या इस तरह की चीज़ें वो नहीं कर सकता, वो किस तरह से फाइलिंग करे। तो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर छोटे रिटेलर के जितने मसाइल हैं वो हम हल कर रहे हैं, यानी उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसकी रीऑर्डरिंग, उसकी बाइंग तक हम कर रहे हैं। यानी एक अच्छी बाइंग हम बल्क में बाइंग करके उसको एक बहुत अच्छी रेट में उसके स्टोर पे सप्लाई चेन, अपने वर्चुअल सप्लाई चेन मॉडल के ज़रिए सामान हम पहुँचा रहे हैं, ताकि एक रिटेलर को भी फ़ायदा हो और एक कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो। वो बेनिफिट जो डायरेक्ट एक वेंडर दे रहा है किसी बड़े स्टोर को, वो बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर तक उसके मोहल्ले में पहुंचे, ताकि एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो है यानी पूरा दिन एक आप लगाते हैं जाकर और शॉपिंग करते हैं, वो आपको एक मोहल्ले के रिटेलर से, जो छोटा बिजनेस मैन है जो इस वक्त क्राइसिस में है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, और तो ये हमारा असल कॉन्सेप्ट है। और इनके जो टैक्स के मसाइल हैं रीऑर्डरिंग वो हम हल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा साथ साहब ये बताइएगा कि क्या आप जो डिफरेंट किराना स्टोर मालिकान हैं या जिनके ऑलरेडी हैं, आप उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे, या क्या वो भी आपके साथ रजिस्टर होकर फंक्शनल हो सकेंगे? क्योंकि अगर ये आइडिया होगा तो नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और मज़ीद इसमें लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जी, इसमें कन्वर्जन मॉडल भी है हमारा, और बहुत सारे स्टोर्स कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे मॉडल में, और हमारे कुछ SOPs हैं किस तरह से कन्वर्जन करनी है। हम एक ब्रांड के अम्ब्रेला में चल रहे हैं, तो यानी पूरे पाकिस्तान, या हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी एक्सपेंड करेंगे तो पूरी दुनिया में भी इसको लेकर जाएंगे। तो एक ही ब्रांड के अम्ब्रेला में स्टोर्स काम करेंगे, क्योंकि क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हमें प्लेस करनी है। हम ये अलाउ नहीं कर रहे कि जो शॉपकीपर है वो कहीं से भी कोई फेक प्रोडक्ट रखें। ज़बरदस्त है। साद शाह साहब और जवाद आरिफ साहब, आप दोनों से ये सवाल है, क्योंकि जब इनिशिएटिव लिया गया था तो ऑब्वियसली आप इकट्ठे हैं और इसको चला रहे हैं। पहले शाह साहब आप बताइएगा, फिर जवाद साहब आप जवाब दीजिएगा। जब तुर्की में कंपटीशन हुआ था, टर्की में स्टार्टर प्रोग्राम, उसमें टॉप 100 में आपकी ये आइडिया आया और उसमें ऑब्वियसली बड़ा हौसला मिला आपको। वो कैसे किया और कैसा रिस्पॉन्स था? फिर इसको आपने बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट किया, कैसे इसको सोचा? देखिए, ये 2018 में मैं ये आइडिया लेकर गया था स्टार्टअप इस्तांबुल में। इस सेक्टर में क्योंकि मेरा IT का बैकग्राउंड है, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज़ में, ERP इम्प्लीमेंटेशन और मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन के मॉडल में।
तो जो मसाइल थे, जो रिटेल इंडस्ट्री के मसाइल थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल से थे, उनका पता था मुझे। इसमें खासी रिसर्च के बाद एक मॉडल तैयार किया, वो हमने वहाँ प्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिला। 3 VCs ने हमें शॉर्टलिस्ट भी कर लिया, उनसे कुछ नेगोशिएशन भी हुई। और लेकिन वो पायलटिंग के हवाले से तुर्की या स्टार्टअप लिथुआनिया एक प्रोग्राम है, उसमें हमें ऑफ़र की उन्होंने कि आप वहाँ पायलटिंग करें इस प्रोजेक्ट की। लेकिन क्योंकि मेरा आइडिया था पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान से मैं चाह रहा हूँ कि एक आइडिया ग्रो करे और फिर इंटरनेशनल जाए, तो इसलिए फिर मैंने अपने ही कुछ रिलेटेड सर्किल के दोस्त हैं उनको साथ मिलाकर ये इसका आगाज़ किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्केल करेंगे। बिल्कुल, उबैद साहब आप भी बता दीजिए। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँ कि जब ये आइडिया जो है ये सादशाह और इनके जो को फाउंडर्स हैं उनका है, मेरी सादशाह से ताल्लुक़ तो काफ़ी पुराना है, हमारा पार्टनरशिप जो है वो बाद में हुई हमारी। और मैं इसमें कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैं स्टार्टअप में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ और सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक रहते हुए इट्स अगर इफ़ नॉट इम्पॉसिबल कम से कम मुश्किल ज़रूर होता है कि आप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के कल्चर से दूर रहें। तो स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट था, सादशाह साहब का ये मॉडल देखा, इसके अंदर मैंने जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू एक बड़ा अच्छा यूज़फुल डाटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर को और जो वेंडर है, जो हमारा पार्टनर है, उन दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। अमूमन जब डाटा कलेक्ट करने की बात आती है तो एक थोड़ा सा फियर आ जाता है लोगों के अंदर। तो इसमें कल भी हम सहाफ़ियों से डिस्कस कर रहे थे, तो जो बात बड़ी अच्छी लगी और हमने उनको एक्सप्लेन की कि डाटा का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम आपका जो कंज्यूमर आ रहा है दुकान में, उसका बिहेवियर जो है ना हम बाइंग का चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम अगले साल फॉर एग्जांपल कि रमज़ान के महीने में बायर से क्या बिहेवियर है, तो उसकी बुनियाद पे हम जो है इन्वेंट्री को फिल करेंगे। हर इलाके की नीड्स डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से हम स्टोर्स को हम अपने इक्विप रखेंगे ताकि हमारा जो पार्टनर है, जो शॉप ओनर है, उसकी जो इनकम है वो इनकम पोटेंशियल जो है वो बढ़ सके। और एक और आखिरी बात जो कि मेरी और शाह साहब की टीम की इश्तराक का बाइस बनी, वो ये कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे कि पाबंदियाँ नहीं है फाइनेंशियल, वहाँ पे जैसे कि अमेरिका या यूरोप के अंदर ऑनलाइन सेल्स की जो ग्रोथ है हर साल जो बढ़ती है वो 6 to 8% है। पाकिस्तान क्योंकि बहुत अरसे से पाबंदियों में जकड़ा हुआ था और यहाँ पर ऑनलाइन सेल्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इतना फ्रीडम नहीं था हमारे पास, मगर अब क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं हुकूमतों की अपनी मेहनत की वजह से, तो जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 2 सालों के अंदर तकरीबन 300 to 400 ग्रोथ है ऑनलाइन सेल्स के अंदर, जिसमें कि स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान की मार्केट का। वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल स्टार्ट कमिंग अप विद बिग सक्सेस स्टोरीज इन स्टार्टअप एंड ओकाज़ विल बी वन ऑफ देम। जबरदस्त जी, और गुड लक आपको इस इनिशिएटिव को लेकर। जवाद आरिफ साहब और सादशाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो सामने आया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुबह पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया और उसके बाद सुबह भर के जिला काउंसलर्स, यूनिट काउंसिल्स बहाल हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और इस चीज़ के ऊपर सोच विचार की जा रही है। उस डिसीजन को इन डिटेल डिस्कस भी किया जा रहा है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम जिसको बहाल करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया और वाज़ेह तौर पर दिया गया, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं। बिल्कुल, नोटिफिकेशन अब तक हुकूमत ने नहीं जारी किया, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और अब ये ऐलान भी किया गया लाहौर की लोकल बॉडीज़ की तरफ से और एक्स मेयर लाहौर, जो कि अब उनके मुताबिक वो एक्स मेयर लाहौर नहीं रहे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज वो 2 अप्रैल को बाकायदा टाउन हॉल जाएंगे और अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन जब जारी नहीं हुआ, ये सिचुएशन किस तरफ है, कि आईनी बहस है, ये किस तरफ मामला जा रहा है और आइंदा चंद दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपने आज टाउन हॉल
कॉल जाना है क्योंकि आपकी पहले तो जी अनाउंसमेंट बहुत ऑन शुक्रिया रिकॉर्ड है। जी कि आज आपने हमें फिर इसी टॉपिक पर बुलाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिल्कुल जैसे आपने कहा है, मैंने यहाँ से टाउन हॉल जाना अच्छा, और वहाँ जाके बैठ जाऊंगा कि मेरा दफ्तर खोलो। लेकिन गवर्नर साहब Because- नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ कौन सा नोटिफिकेशन? गवर्नमेंट की तरफ से। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है वो किस लिए होती है? 3 इदारे हैं ना, अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया। मैं उर्दू में ही बात करूँगा। जी। तो अदलिया इज़ द सुप्रीम बॉडी जो इंश्योर करती है कि जो आइन बनता है या कानून बनता है असेंबलियों में, उसको उस सही स्पिरिट में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। बिल्कुल। देयर इज नो डाउट पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, बट एक इदारा ऐसा भी है जो उनको गाइड करता है, उनकी अच्छाई बुराई उनको बताता है, और उसके मुताबिक अवाम की दरखास्तों को, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए वो देखते हैं कि आया हुकूमत कानून के मुताबिक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक होगी बात। अब अदालत आलिया ने बड़ा क्लियर फैसला सुनाया 25 मार्च को कि हमारी जो बल्दियाती इदारे हैं पंजाब में वो बहाल हो गए। ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अटॉर्नी जनरल हमारी दरखास्त के साथ थे, यानी कि हमने जो बल्दियाती नुमाइंदों के दिए तो उन्होंने कहा यस इन प्रिंसिपल इट इज़ रॉन्ग। डायरेक्टर जनरल लॉ, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने खुद फरमाया कि जी मेरी जाती राय में ये गलत हुआ है जी। और उसके बाद चीटिंग का जो पहलू है वो भी वहां आया कि इन्होंने जो 2013 का कानून बनाया था जी। उन्होंने कहा जी हमने उसके मुताबिक इलेक्शन कर दिया, क्योंकि जब इनसे जवाब पूछा गया कि कोई एक वजह बताएं, हुकूमत पंजाब से पूछा गया कि आपने ये इदारे क्यों तोड़े, कोई एक वजह बता दें, ये तो कोई बात नहीं ना आप जिस जी। मैं आपको बताता हूँ, मगर आज आप मेरी नहीं बात गौर से सुनेंगे क्योंकि मैं सारे पंजाब के अवाम को ये सुनाना चाहता हूँ क्यों तोड़े। तो उसका भी कोई जवाब नहीं था, और वहां पर जो डीजी लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उनसे पूछा गया कि अगर आज इलेक्शन हूं तो क्या आप इलेक्शन करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो कानून है उसके मुताबिक तो हम तैयारी कर चुके हैं। 2019 का जो बल्दियाती एक्ट पीटीआई के हुकूमत में बनाया, और हमें यहाँ आकर पता चला कि इससे जितना बड़ा लॉ है, जितने उसके पेजेस हैं, उससे ज्यादा बड़ी एक अमेंडमेंट कर दी गई है। वो हमें अभी पता चला है, इन्होंने तो हमें वो अमेंडमेंट बताई नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत पंजाब क्या कर रही है। तो हम तो अभी आपको कोई टाइम बता ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो नेबरहुड काउंसिल जो है वो 26,000 से 8,000 पर ले आए, तो हमने तो 26,000 के हिसाब से तैयारी की। अब 8,000 की डिलिमिटेशन होगी, उसी हिसाब से फिर फर्दर चीजें चलेंगी। इसके बाद ये सारा कुछ सुनने के बाद 25 तारीख को तकरीबन 2.5 घंटे की हियरिंग हुई। जी जी। एक ब्रेक भी बीच में आई, दोबारा हियरिंग हुई, और अल्टीमेटली जो है 3 जजेस का लार्जर बेंच था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये फैसला सुनाया। इसी की बात मैं करने लगा था कि जो फैसला सुनाया उसके बाद अभी 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, जो कि हमने कहा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं किया। कल ये बातें बहुत की जा रही थी, कहा जा रहा है कि जी फैसले में इबाम है, कंफ्यूजन है। अब आपके पास फैसला भी है, वो जरा बता देता हूं। देखिए मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट कि हम पॉलिटिकली खिलाफ हैं, हम तो अवाम के लिए है ना। कोई भी पार्टी हो, हमने तो नहीं कहना कि जी लाहौर में मेरे दफ्तर में पीटीआई का रुकन आए या पीएमएलएन का है। वी आर सर्विंग द पीपल ऑफ लाहौर, और इसी तरह पूरे पंजाब के जो है ये हकदर्मी है पीटीआई हुकूमत की, क्योंकि पंजाब में 90% के करीब जो हैं वो पीएमएल के नुमाइंदे हैं। तो इनको अंदर जो है ना वो मसला ये है, तो ये हमारी पार्टी से किस्म का खौफजदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हार के 100 डंडे ये खा चुके हुए हैं, और अभी इन्होंने 100 गंडे खाने ने। ठीक है, इंशाल्लाह अभी कंफ्यूजन दूर। अच्छा अभी देखें आप। हाँ जी। फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली 2019 इज अलाउड, जो हमारी पिटीशन थी, जो हमारी दरखास्त थी, जिसमें हमने ये कहा था कि हमें गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया, हमें बहाल किया जाए और 2013 के कानून के मुताबिक किया जाए, बिकॉज वो भी एक मुंतखब असेंबली ने कानून बनाया था। ठीक है, ठीक हो गया। इज अलाउड, हमारी पिटीशन अलाउड हो गई, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। एंड सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 इज डिक्लेयर्ड टू बी अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो 2019 का जो इन्होंने कानून बनाया है उसमें एक सेक्शन 3 है जिसके तहत वो कहते हैं कि वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के से मुतसादम है। मुतसादम का मतलब नहीं है वो। नहीं है। ठीक है। अब ये जो हमारा आईने पाकिस्तान है उसमें
आर्टिकल 140A बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो कानून बनाएंगी और लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म होंगी और लोकल गवर्नमेंट्स को है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? इलेक्टेड लोगों को। ठीक हो गया बात? तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसमें ये कहा गया है ये मुतसादम है। ठीक है, वो उसको खत्म कर दिया। अच्छा, अब एंड द लोकल गवर्नमेंट एज वर एग्जिस्टिंग इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, जैसे एग्जिस्ट कर रही थी प्रायर टू प्रमलगेशन ऑफ द सेड सेक्शन। इस जो तीसरा सेक्शन है 2019 का, इसके मुश्तहर होने से पहले की हालत में उसी तरह जिस तरह एग्जिस्ट कर रही थी, वर्ड एग्जिस्टिंग है, तो ये बहाल हो गई है बेसिकली। अच्छा, ये जो स्टैंड्स रिस्टोर्ड यानी उसी तरह एंड शैल कंप्लीट द टर्म इन अकॉर्डेंस विद लॉ। वो जो हमारे कानून जिसके तहत ये बनी थी उसके मुताबिक ये अपनी टर्म कंप्लीट करें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कानून है, ये शॉर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और उस बेंच का, लार्जर बेंच कहते हैं शायद, जिसमें 3 मोहतरम जज साहबान बैठे होते हैं एंड इट वाज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये पढ़ा था। अब मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही, आप कह रहे हैं आपने यहाँ से जाते ही टाउन हॉल में वहां जाकर एक नोटिफिकेशन भी निकलवाना है कि मैंने इजलास बुलाना है मंडे को। गवर्नमेंट जब सपोर्ट ही नहीं करेगी आप लोगों को, वो फंड्स की मद में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि वो कहेंगे अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? स्टाफ उधर ही बैठा है। ठीक है, सरकारी अफसरों को इन्होंने लत डाल दी है वहाँ बैठ के। वो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जगह बैठकर वो काम चला रहे हैं, बादशाह बने हुए हैं। कोई आए या ना आए, जो साहिल है बेचारा, कैसे निकालें आप उनको वहाँ से? मेरी आप सुने ना, मेरी आप नहीं, मैं क्यों लड़ूंगा? देखें, जब इदारे को तसादुम होता है ना, ये तसादुम होने जा रहा है अदलिया और हुकूमत पंजाब का। मैं क्यों आऊंगा? मैं तो पब्लिक की तरफ से हूं ना, तो सारे कवानीन। देखिए, मेरे पास ये हुक्म है कि हम रिस्टोर हो गए। नोटिफिकेशन किसने निकालना है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन निकाल दे, ये कहते नहीं हमने जिला काउंसिलें बना दिए 2019 के तहत। तो जब हमें 2013 के कानून के तहत बहाल कर दिया है, तो ये जो जिला काउंसिलें हैं इन्होंने खत्म की हैं। एक ऑर्डर निकलना है ना कि जिला काउंसिलें जो हैं वो जिस दिन तोड़ी थी उससे एक दिन पहले, यानी कि 3 मई की सिचुएशन पे चली जाए, वापस हो जाए। वहां हमारे लोग जाएंगे, वो बिस्तरे तो नहीं ना चुक के ले आने, दफातर मौजूद है, हर चीज वहां है, और वहां जाके हमारे लोग बैठ जाएंगे और इनको आगे जो टेक्निकल पॉइंट है, फाइनेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो कहें जी जिला काउंसिलें जो है पुराने जैसे इनके अकाउंट थे वो अकाउंट खोलें, तहसीलों को खत्म करें। जैसे ही हमारे अकाउंट खुल जाएं अगले दिन तहसीलें। इतना आसान नहीं है करना। मेरी बात, ओ बाबा मेरी बात सुने, अगर करना चाहे जाए तो नहीं। मेरी बात सुनो, एक बादशाही मस्जिद है या जागीर का मकबरा जिथे 10,000 लेबर चाहिए होते, उत्थे जाके उन्होंने खोड़े फोड़े मारे। लेकिन क्या आपको लगता है गवर्नमेंट? मैं आज चैलेंज करता हूँ आपको कि ये मुझे एडवाइजर लगा लें पब्लिक की तरफ से, मैं जाऊंगा विद इन 3 days इट कैन बी डन, विद इन 3 days। वो एडवाइजर क्या आपको अभी मेयर साहब लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे? वापस हो सकता है अंदर सोच दे कि यार इन्होंने नाल ला लिए, शायद जान छोड़ दी। लेकिन बहरहाल जी, अदालत का अगर हुक्म नहीं जी, अब मैं यहाँ पर जो आपने पूछा था ना कि ये नहीं कर रहे, तो मैंने कहा ये इदारों में तसादुम खुदा ना खास्ता ना हो जाए। अदलिया के सामने खड़ी होगी ये हुकूमत, उनका हुक्म नहीं मान रही। मैं जी वेट आज 7 दिन हो गए, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਦੇ। अगला सवाल ही ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ कि आपने हमें छेड़ना शुरू कर देना। आप पब्लिक की आवाज होते हैं। तो मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब को आज पहली दफा आपके मीडिया चैनल के थ्रू दरखास्त करता हूं कि जनाब अली सुमोटो एक्शन लें। जब इदारे एक दूसरों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यानी इंतजामिया का एक बहुत बड़ा विंग पंजाब हुकूमत जो है वो अदलिया के अहकामात नहीं मान रही, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि सो मोटो एक्शन लें। वो आपका इख्तियार है और इनको बुला लें, हमें फिर बुला लें। दिनों में क्या होता है, आपकी जो अपील है वो सुनी जाती है या नहीं, और नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता, कितने दिन लगते हैं? आज इन्होंने कह दिया कि हम टाउन हॉल जाएंगे और उसके बाद क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब एक अहम इशू जिस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान और भारत में पहले ये देखा गया कि शायद ट्रेड बहाल हो जाएगी और दोबारा से इस पर बात भी हो रही थी। इंटरनेशनल कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इस पर मॉडरेटर का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन कल ये समरी मुस्तरद कर दी वफाकी काबीना ने कि भारत से कोई चीज़ अब इम्पोर्ट नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत की और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की ये जो ट्रेड सिफारिश थी उनको कहा गया था पहले इस पर गौर करें, और फिर जब पूरा डिसीजन हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उसके अंदर ये तय किया गया कि अब ये ट्रेड नहीं होगी। और बहुत से माहिर मुआशियात और बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो इस पर बात भी कर रहे थे, कुछ इसको अच्छा इकदाम करार दे रहे थे, कुछ गलत इकदाम करार दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा और भारत इस चीज़ के ऊपर टेबल टॉक पर नहीं आएगा, हम भारत से ट्रेड या तिजारत जो है वो बहाल नहीं कर सकते। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो पहले फैसला हुआ, ऐसे लगा कि पहले कर लिया गया फैसला कि भारत के साथ ट्रेड हो जाएगी, अब ऐसे लग रहा है कि कल कुछ प्रेशर में थी वफाकी काबीना, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर, कुछ अपोजिशन का, ये हुआ क्या है मामला, कंफ्यूजन कहाँ पे आई है? देखिए मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं पर हमारे अहम हलकों में सोच तो मौजूद थी कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, उस चक्कर में कि ये मामला कुछ बेहतर हो जाएं। और आप जानते हैं कि पूरी एक कैंपेन चल रही है, अमेरिकन भी हैं उसमें, अरब हमारे दोस्त भी शामिल हैं उसमें, तो उसमें मेरा ख्याल है। लेकिन ये अचानक ही स्टेप उठा लिया गया है और एक बड़ा शॉकिंग था बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि देखें ना, इंडिया के साथ ट्रेड हो या ना हो उसमें बहुत से आर्गुमेंट्स हैं। इंडिया के साथ ट्रेड मतलब नॉर्मल हालात में ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आप देखें कि ये ट्रेड जब खत्म हुई है, ये ताल्लुकात जो मुनक़ते होने तैयार थी, इस बुनियाद पे हुए हैं कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया और वो सारा जो जिसपे पूरा रिएक्शन आया, और पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पे कहा कि जब तक कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हुई है उसको इंडिया रिवर्स नहीं कर लेता, हम ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेंगे। और नॉर्मल में मुराद है कि ट्रेड नहीं होगी। तो अब सब चीजें वैसी ही हैं, कश्मीरियों पे तो सख्तियां बड़ी हैं, कम नहीं हुई, तो फिर अचानक ये ट्रेड शुरू करने का जो फैसला है, ज़ाहिर उनके बहुत इस रिएक्शन आना था। अभी तो चंद घंटे हुए, एक दिन के अंदर ही ये फैसला उन्होंने कैबिनेट ने उसको ईसीसी की सिफारिश को, इनफैक्ट फैसला तो नहीं था, वैसे तो सिफारिश ही थी ईसीसी की, लेकिन हम सब जानते हैं कि ईसीसी में या इस तरह की सिफारिश तो होती है, उसके पीछे ज़ाहिर हुकूमती अशीरबाद शामिल होती है और थिंकिंग शामिल होती है, और बाज़ औक़ात ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन उस पर रिएक्शन बहुत शदीद आना था। अगर फौरी तौर पर इन्होंने इमरान खान साहब जो मशहूर है अपने यू टर्न में, उन्होंने ये जो एक पीछे हटे हैं, मैं तो बड़ा समझता हूँ ये दुरुस्त है। इस सेंस में दुरुस्त है कि पाकिस्तान का एज ए स्टेट जो एक मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ से को अचानक क्यों बदला जाए, मतलब कोई रीजन नहीं है ना, कोई अचानक कि भाई इंडिया ने कहीं पर कोई ऐसी कोई नरमी पैदा की हो कि कश्मीरियों के लिए थोड़ा सा ही एक अलामती सा ही कुछ बेहतर करने की कोशिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जब अचानक इस तरह का स्टेप, जी खाकवानी साहब, ये जो आपने यूटर्न का लफ्ज यूज किया ना, मैंने तो अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है भाई, हुकूमती अराकीन और लोग जो है ना बड़ा नाराज हो जाते हैं, तो अब हमने ना रिवर्स कहना शुरू कर दिया है कि कोई बात नहीं, रिवर्स गियर लगाया, गाड़ी थोड़ी पीछे की, फिर आगे कर ली। एनीवेज, ये जो समरी थी ट्रेड के, जी मैं आपको यूटर्न के हवाले से एक बात बताता हूँ, पीछे हटने का। देखिए रिट्रीट जो है, रिट्रीट में हमेशा एक नेगेटिव समझ जाते हैं ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने जब एक जगह से मार्च से पीछे हटे, तो चर्चिल ने उसके लिए वर्ड यूज किया, इट वाज ए ग्लोरियस रिट्रीट। अच्छा। रिट्रीट को ग्लोरियस कह के तो इमरान खान साहब को भी ये कह सकते हैं, ग्लोरियस यूटर्न। चले ये कह देते हैं, ये टर्म भी अच्छी है आपकी, मान देते हैं। खाकवानी साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि पाक इंडिया ट्रेड के ऊपर अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी नहीं हो सकती, तो फिर वो क्या हुआ जो सीज फायर की बात हुई, फिर खत पे लिखा गया, वेल विशेस भी दी गई एक दूसरे को, नरेंद्र मोदी ने खत लिखा, फिर वजीर आजम ने भी खत लिखा, ऑल्दो उसके अंदर कश्मीर का जिक्र था, तो इसका मतलब फिर हम पीस की तरफ नहीं जा रहे या ताल्लुकात इस्तवार होने की तरफ कोई रास्ता नहीं खुल रहा, गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया। ताल्लुकात नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे इंटरनेशनल प्रेशर है। अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि इस रीजन में यहाँ पे कशीदगी कम हो, पाक इंडिया रिलेशन बेहतर हो, ये चीजें उसी तरफ जाएंगी और मुमकिन है ट्रेड भी हो, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में चंद माह लगेंगे। अब ये काम ग्रेजुअली होगा, एक ऐसा लेकिन आमिर साहब आपने जो बात की है कि वो छलांग नहीं होगी।
आपने कहा ग्रेजुअली होगा, ग्रेजुअली होने के लिए कुछ आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर सेट करने होंगे ना। कल जो बात की वो फिर से बड़ी हार्ड लाइन ली, जैसे कि पहले इमरान खान साहब ने ली थी कि जब तक 5 अगस्त का फैसला 370 का आर्टिकल भारत वापस नहीं लेता कश्मीर में, तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये तो बड़ी हार्ड लाइन है। अगर आपने कहा ग्रेजुअली होगा तो क्या इसके ऊपर नहीं थोड़ा सा करना चाहिए था कि ठीक है इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन साथ साथ ट्रेड पर दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन ये तो कहा ही नहीं गया, सीधा कहा कि जब तक ये नहीं होगा ये नहीं होगा। तो फिर ये तो हार्ड लाइन है बहुत ज्यादा। देखिए मेरा ख्याल है एक दुरुस्त मौक़िफ़ तो यही होना चाहिए कि हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया है कि जब तक आप कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करते, उनके लिए मामला ठीक नहीं करते, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेड ना करें, ट्रेड के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है ना ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए। जिस तरह सीज फायर हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप सुनते हैं, बहुत मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत सुंदर है, वो चीजें होनी चाहिए, लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी अगर क्रिकेट की तरफ थोड़ी जाए उससे भी चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। ट्रेड के बगैर भी चीजें ऐसे ऐसे नॉर्मल हो सकती है जिसमें कोई एतराज नहीं करेगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट होती है तो उस पर कौन एतराज करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपने ये कहा कि गवर्नमेंट एकदम से बैकलैश का सामना नहीं करना चाहती थी या सख्त रिएक्शन नहीं चाहती थी, तो वो ग्रेजुअली उस तरफ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे जरूरी। अब दूसरी तरफ एक और मामला जिस पर खाकवानी साहब आपका कमेंट लेना है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर फौजदारी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और इस मामले के ऊपर अब सब नाम जो हैं जो पब्लिक हुए हैं उनके ऊपर अब डिस्कशंस भी हो रही हैं और डेफिनेटली उनसे मजीद इन्वेस्टिगेशंस भी की जाएंगी, कार्रवाई होगी। देखिए ये गवर्नमेंट जो है इस मामले में तो बहुत एक्टिव है कि रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देती है। आपने देखा है कि शुगर मिल्स का मामला और दूसरे मामला, आटा जो रिपोर्ट थी और वो इस तरह की चीजों को तो ये पब्लिक कर देते हैं। लेकिन जब कार्रवाइयों का वक्त होता है वहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या मसलतें आ जाती हैं या इनको खुद समझ नहीं आती किस तरह आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा है कि कम से कम ये रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के अंदर ये थिंकिंग है कि ये ब्रॉडशीट का जो भी इशू है इनका नहीं है, इनसे पहले का पैदा करता है, तो ये शायद उनको लग रहा है कि उनको सियासी एडवांटेज लेंगे। लेकिन अगर ये बात खुली पूरी तरह इसकी डिटेल में जाए तो मेरे ख्याल में इसके अपने भी मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बहरहाल हमें तो इसको सपोर्ट करना चाहिए कि चीजों को पब्लिक होना चाहिए, रिपोर्ट्स को, और फिर उन पर अमल भी हो। बिल्कुल अमल हो, ये बड़ा जरूरी है। खाकवानी साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि रिपोर्ट पब्लिक होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अमल होना वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो भी उसके बाद ही कुछ फ्रूटफुल नतीजे सामने आते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया, बड़े बड़े नाम इनमें मैं देख रहा था, 5 लोगों के जो इनके क्रिमिनल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर उससे कोई असरात आ सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ मसले चल रहे हैं, गवर्नमेंट के मजीद टफ सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए अगर इससे मसाइल बढ़ते हैं हुकूमत के लिए तो कोई हर्ज नहीं, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे एग्जाम्पल सेट भी करनी चाहिए। और पीटीआई का और इमरान खान का सबसे ज्यादा बड़ा नारा यही होता था ना कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं गलत काम करने वालों को, तो कहीं पर वो एग्जाम्पल सेट भी करे ना। कहीं पर उनको चाहिए कि उनके पास भी कोई ऐसी मिसाल हो कि हाँ ठीक है कि हमने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ करने से हमारे लिए मसाइल पैदा हुए, ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी कर दिखाया। उनको कर दिखाना चाहिए इस बार तो। बिल्कुल कर दिखाना चाहिए, मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना फिर वो सिर्फ नारा ही रह जाएगा, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ नहीं होगी। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम मामले पर बात कर रहे थे। लेट्स सी जी गवर्नमेंट साइड करती है और किस तरह से एक्चुअली जब ये फौजदारी कार्रवाई होती है तो और किस किस के नाम सामने आते हैं, दैट्स गोना बी मोर इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग भी होगा। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जराइम की दुनिया में हमने देखा है कि बहुत से नए नए तरीकाकार सामने आते हैं और रिसेंटली जो सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पुलिस ने एक अंगूठा चोर मुलजिमान का एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जिनका ये दावा है कि जिसने सैकड़ों लोगों के अंगूठों के निशाना चोरी करके उनके नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए बटोर लिए। मतलब आप सोचिए कि ये उस तरह की वारदातें हैं जो हम मूवीज में, खासतौर पर इंग्लिश मूवीज में देखते हैं कि कौन किया गया, किसी को एक्चुअली डिसीव किया गया और उनके फिंगरप्रिंट्स को इस्तेमाल करते हुए। मतलब आप, मैं तो पहले तो हैरान हो लूं थोड़ा सा कि उन टेक्नोलॉजी के ऊपर और उस ग्रोह के ऊपर जो एक्चुअली ये यूज कर रहा था। अब ओकाड़ा पुलिस ने यह दावा किया है कि इन अफराद के पास जो है वो फिंगरप्रिंट्स थे, एटीएम मशीन्स थी, करीबन 350 से ज्यादा सिम्स थी, एटीएम मशीन्स थी, एटीएम कार्ड्स जो लोगों के नाम पर बनाए हुए थे, सॉरी मशीन होती तो फिर तो बहुत पकड़ थे, लेकिन सिम कार्ड्स थे। अब सोचिए 350 से ज्यादा सिम कार्ड्स, और उन सिम्स के ऊपर ये लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर फोन करते थे क्योंकि उनके पास बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो उस पर्टिकुलर शख्स की मौजूद होती थी, तो वो फिर उसको इस्तेमाल करके बाद फिर फोन करके एक तो जो गरीब लोग हैं उनके नाम इस्तेमाल करके बेनजीर
इनकम सपोर्ट जैसे फ़ायदे भी हासिल करते थे। तो ये किस तरह से करते थे, इनको कैसे पकड़ा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब देंगे हमें एसपी इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा से अब्दुल्ला लक साहब। उनसे हम जानते हैं। अब्दुल्ला लक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिस तरह से हमने ये देखा है, ये गिरोह आपने गिरफ्तार किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन तो इसकी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा ये मामला हुआ क्या है, कैसे कार्रवाइयाँ करते थे और फिर आप कैसे पहुँचे इन तक? जी, जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ और हमें मुख्तों से पता चला कि ये काम हो रहा है, तो हमने स्पेशल टीम्स तश्कील की दी इनको ट्रेस करने के लिए। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने इनको ट्रेस कर लिया। अभी हम 3 बंदे जो हैं हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और जो बकाया है उनके अब इंकशाफ हो चुका है। इंशाल्लाह वो भी जल्द जो है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन हुई है, कब से ये काम कर रहे थे और कितने लोगों को अब तक ये बेवकूफ़ बना सके? क्योंकि इसमें एक फैक्ट ये भी है कि लोगों को नौकरियों का झांसा देकर रूरल एरियाज में जाकर उनसे अंगूठे के निशानात लगवाते थे और फिर उसके निशान को यूज करके कभी किसी स्पोर्ट प्रोग्राम, कभी किसी स्पोर्ट प्रोग्राम, वहां से पैसे करप्शन करते थे। जी, इसमें जो है जब हमने इन पे रेड किया तो हमें 352 थंब इम्प्रेशंस रिकवर हुए डिफरेंट लोगों के। अच्छा। उनको पता भी नहीं था कि उनके थंब इम्प्रेशंस इन्होंने रिक्रिएट किए हुए थे। और इसके अलावा 100 से ज्यादा हमें आईडी कार्ड्स मौसूल हुए और बेशुमार हमें इधर से एटीएम कार्ड्स मौसूल हुए जिनके जरिए ये लोगों की कैश विड्रॉ करते थे। सही। लेकिन अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि जो आपने कहा है कि जो 350 से ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स आपको मिले हैं जो कि इन्होंने निशान चोरी करके बनाए हैं, ये कैसे करते थे? क्या थी इसके पीछे टेक्नोलॉजी? क्या आपको लगता है कि इसके साथ इनके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा था जो इनकी मदद करता था, जो इस तरह से घिनौना ये इकदाम करते थे? जी, इसमें जी जो मॉडस ऑपरेंडी इनका ये था कि ये दूर दराज इलाकों में जाते थे। वहाँ पे जो सादा लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनसे ये डिफरेंट बहानों से ये उनका सफ़ेद कागज़ पे, सादे कागज़ पे उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेते थे और बहाना ये करते थे कि हम आपको एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद दिलवाएंगे तो आप यहाँ पे अंगूठा लगा दें। तो जब वो लगा देते थे तो ये फिर उसको रिक्रिएट करते थे सिलिकॉन पे या प्लास्टिक के ऊपर। वो जब रिक्रिएट कर लेते थे इसको तो उस थंब को यूज करते हुए वो फिर इनके नामों पे सिम्स एक्टिवेट कराते थे और सिम्स एक्टिवेट कराने के बाद उन लोगों को बताए बगैर उनको रजिस्टर कर देते थे डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, और वो फिर पैसे विड्रॉ करते रहते थे, जबकि जो असल बंदा जिसका थंब इम्प्रेशन होता था उसको पता भी नहीं होता था। अच्छा एसपी साहब, ये बता दीजिए कि ये जो थंब इम्प्रेशन है वो सिलिकॉन पे हो या प्लास्टिक पे हो, तो आसान तो ये है ना कि आप अपने फिंगर पे आपने लगाया और आपने उसको यूज करके अकाउंट भी खुलवा लिया, आपने सिम कार्ड्स भी ले ली, लेकिन 100 से ज्यादा ATM कार्ड्स, 350 से ज्यादा सिम कार्ड्स कभी भी नहीं पकड़े गए। ये किसी कंपनी को भी शक नहीं हुआ या वो कंपनीज के मुतल्लिका लोग भी इन्वॉल्व रहे होंगे ताकि वो अकाउंट्स खुलवा सकें या वो सिम कार्ड्स निकलवा सकें? इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? जी, इसको अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा नादरा के साथ भी राब्ता है, FIA के साथ भी राब्ता है, तो इंशाल्लाह और जो बाकी जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी हम लेटर वगैरह लिख रहे हैं कि वो भी अपनी एंड पे इसको इंक्वायर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला लक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि ये जो ग्रोह को गिरफ्तार किया इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये किस तरह से करते थे। सिमर आपकी बात बिल्कुल ठीक, इनके पास ATM कार्ड्स मिल गए हैं, दैट मीन्स कि इनको ATM कार्ड किसी ने बना के दिया है, फिर वहां तक जाना चाहिए कि किसने ATM कार्ड बना के दिया। ऐसे तो ATM कार्ड बनता ही नहीं है, जाकर थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है उन बैंक्स के अंदर, उन सिम कार्ड्स के अंदर। अब आप देखें कि ये इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात है और ये इतनी बड़ी लेवल की स्टोरी है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट मुख्तलिफ इदारों को इन्वॉल्व किए बगैर ना की गई तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ 3 मुल्जिमान पकड़ना खुशाइन तो है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, बट पूरे गैंग को पकड़ना इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाहौर में इस वक्त जो कोरोना क्राइसिस है उसको कैसे निपटा जा रहा है, फिर पोलियो कैंपेन भी जारी रही थी, इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब। एक ब्रेक फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना केसेस की और ख़ासकर लाहौर में जो इस वक्त सिचुएशन है, कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और फिर जो लॉकडाउन है उसमें भी सख्ती आ रही है क्योंकि लोग उस तरह से SOPs की फॉलोइंग नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि लाहौर में चूँकि केसेस भी 20% से ज़्यादा थे और उसको जब कम करना है तो उसके लिए सख्ती बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सख्ती बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं जो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेक श्योर किया जा रहा है लोग SOPs को फॉलो करें, लेकिन फिगर्स और नंबर्स जो हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन इन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कोरोना केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं और आपके लास्ट प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए आप बड़े अच्छे से इसको समझते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में रहकर आपने देखा कैसे कोरोना को कंट्रोल करना है या वो फैल रहा है, और अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग SOPs को भी फॉलो करें और जो लॉकडाउन SOPs हैं उनको भी फॉलो करें। कैसा देख रहे हैं आप, क्यों ये ट्रेंड और ग्राफ नीचे नहीं आ पा रहा है केसेस का? देखिए, ये जो नीचे आएगा ये हमें सिस्टम में 6 से 8 दिन में नज़र आएगा, क्योंकि इसका कोरोना का जो आप देख लें जो लेआउट है वो इस तरह से है कि अगर आज किसी को वायरस उसके जिस्म में दाखिल होता है तो वो तकरीबन 48 घंटे के बाद सिम्टम्स शो करता है जी। और हॉस्पिटलाइजेशन तक अगेन फिर 4 से 5 दिन लगते हैं, फौरी तौर पर आप अस्पताल में दाखिल नहीं होते। तो जो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास आने का, लेट से अगर कोई टेस्ट कराता है तो उसने 48 घंटे के बाद या उसके भी 1 दिन के बाद टेस्ट कराना है तो 2 से 3 दिन आपको टेस्ट कराने में लगते हैं। उसका रिजल्ट आता है 1 दिन के बाद सिस्टम में। अगर वो शख्स ज़्यादा बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो 6 से 8 दिन लग जाते हैं। तो जिस दिन आप इफेक्टिव लॉकडाउन करें उसके तकरीबन 6 से 8 दिन या 10 दिन तक आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आता है, प्रोवाइडेड आपने ऑन पेपर्स जो लॉकडाउन किया है वो ऑन ग्राउंड भी है। सो ये इसका मतलब इसकी डायनामिक्स है। सो अभी जो मेरा जो पर्सनल मुशाहिदा है वो ये है कि जिस रफ्तार के साथ ये आज से 2 हफ्ते पहले फैल रहा था उसमें शायद थोड़ी सी कमी आई है। जो मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है वो ये है कि 25% से गालिबन हम 15%। लेकिन कैप्टन साहब लेकिन बहरहाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लास्ट टाइम जब आपकी हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि 10 दिन का फाका कर लो, अगर मौत नजर आ रही है तो फिर 10 दिन का फाका बेहतर है। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली देखा कि गरीब आवाम है उसको सपोर्ट करना है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए। फिर जो लॉकडाउन अब किया गया है लाहौर में, आप क्या उससे मुतमिन है कि ये काफ़ी था, या फिर अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हो रही है, कहीं पर कमी आ रही है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आ रही है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में? आपको सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आया आपका सवाल। कैप्टन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर लिया कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट नहीं गई, जो कि आइडियली आपके मुताबिक जाना चाहिए था, अब जो इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है वो क्या सही तरह फॉलो हो रहा है? उसमें कहाँ कहाँ पर कमी आ रही है आपको देख रहे, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है इम्प्लीमेंटेशन कराने में? जी देखिए, जो इस वक्त हमारा जो ज़्यादातर एक्शन चल रहा है 3 चीज़ों पे चल रहा है। एक तो लोगों के मास्क वेयरिंग है कि जहां हमें नजर आता है लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, हम कोशिश करते हैं या मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें ओल्ड एज को और ख़वातीन को, और जो नौजवान हैं उनके खिलाफ हम पीनल एक्शन लेते हैं। आपके इल्म में है कि काफ़ी सारा पीनल एक्शन जो है वो लिया भी गया। दी आइडिया इसके लोगों में एक ये सेंस हो कि जब हमने घर से बाहर निकलना है तो मास्क लेकर निकलना है, वरना लोग जो है जो इंतजामिया है वो एक्शन लेगी। लेकिन इसके ऊपर मेरा ज़ाती मुशाहिदा यह है कि आपको मेन सेंटर्स में तो शायद थोड़ी बहुत अब एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप निकलते हैं बाहर तो आपको नज़र आता है लोगों ने मास्क पहना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा आप लाहौर से बाहर जाएं, लाहौर के सबब्स में जाएं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा आप लाहौर डिस्ट्रिक्ट के ही थोड़े से सबब्स में अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं नज़र आती, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो आपको रेस्टोरेंट्स ओपन मिलते हैं, बाहर से वो बंद कर देंगे, पीछे से कोई दरवाज़ा खोला हुआ है तो वो समझ रहे हैं कि शायद ये चीटिंग करके हम पता नहीं बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं। ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी की वजह से बीमारी फैल रही है और हमें इस बीमारी को रोकने में मदद करनी है सरकार की भी और अपनी भी, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बीमार होना है, उसके बाद आपने किसी और को बीमार करना है और इवेंचुअली सोसाइटी को करना है। अब इसी तरह चोरी छुपे शादियां भी हो रही हैं। तो ये 2-3 चीज़ें, लेकिन जनरली इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं अगर आपको पिछले 3 दिन का अपना मुशाहिदा बताऊं जो फील्ड में मैंने देखा, तो पहले दिन काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस थी, दूसरे दिन इक्का दुक्का वायलेशंस थी, तीसरे दिन वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि चोरी छुपे चल रहा था। चोरी छुपे में फिर लोगों को भी पता नहीं होता कि ये दरवाज़ा पीछे से कोई खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, तो इतना वो नहीं था। लेकिन बहरहाल हमने उसके ऊपर भी चूंकि एक्शन लिया तो मेरा ये ख्याल है कि ये वायलेशंस तो बहरहाल ये होंगी, लेकिन जनरली लोगों ने मार्केट्स को 6 बजे बंद करना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर कंप्लायंस कर रहे हैं। कमिश्नर साहब, आप जब डीसी लाहौर थे ना तो आपकी एक बात बड़ी जबरदस्ती कि आप लोगों को अपनी ईयर्स एंड आईज बना लेते थे, क्योंकि ह्यूमन पावर हमारे पास डिपार्टमेंट्स में बहरहाल महदूद है। सो अब अगर लोग आपकी ईयर्स एंड आईज बनना चाहते हैं फॉर दिस मैटर जो आप मेंशन कर रहे हैं, ये हमने लास्ट ईयर भी देखा था, शादियां भी हो रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, शटर डाउन करके मॉल्स स्टोर्स भी खुले हुए हैं, तो अगर लोग आपको शिकायत करना चाहें उसका प्रोसीजर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पता हो, कमिश्नर लाहौर को पता हो कि यहाँ पर ये हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना है?
देखिए जी, मैंने अपना एक कंट्रोल रूम बना दिया है, उस कंट्रोल रूम के नंबर्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा। मैंने हमारा ट्विटर का अकाउंट बहुत एक्टिव है, उसके ऊपर रोज़ाना लोग शिकायत करते हैं, हम उस शिकायत के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा फेसबुक जो है वो चल रहा है। आप किसी भी चैनल को यूज़ करते हुए ज़िले इंतज़ामिया के किसी भी अफसर को शिकायत करें, हम एक्शन लेंगे। दैट आई एश्योर यू। इंशाल्लाह ताला लाहौर अगर हमें फीडबैक नहीं देगा तो हम काम कैसे करेंगे, और फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। आप अपने चैनल के थ्रू दीजिए, आप खबर चला के दीजिए, आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करके दीजिए, आप हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं, हमारी जो हेल्पलाइंस हैं, ये जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, उनके नंबर पे इत्तला दीजिए। इंशाल्लाह ताला यू विल सी के प्रॉम्प्ट और फौरी एक्शन। और हम भी अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। हमारे सेगमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में, हम रोजाना की बुनियाद पर इसको कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक और मामला जिस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे, पोलियो के हवाले से कैंपेन जारी थी लाहौर में, 5वां रोज़ है आज। क्या जो टारगेट सेट किए थे वो हो गए अचीव? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? किस तरह से रही है पोलियो कैंपेन? देखिए, पोलियो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पर पोलियो की कैंपेन एक चल रही थी, एंड देयर वाज दिस थिंकिंग कि जी हमें कोरोना की वजह से पोलियो को पोस्टपोन करते हैं। बट देन मैंने इन सब लोगों को कन्विंस किया कि देखें, हमारे ही लोग हैं जो इसी कोरोना के अंदर कांटेक्ट ट्रेसिंग करने जाते हैं, यानी कि आपके घरों पे जाके टेस्ट लेते हैं। जिस घर में वो टेस्ट करने जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव केसेस मौजूद होते हैं। तो हमें पता है कि हमने किस तरह से एहतियात करनी है और कोरोना के SOPs के साथ ये काम किस तरह से किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने मोटिवेशन के साथ ये काम किया है। पिछले 4 दिन हमने इनको रिव्यू किया है। मोस्टली द टारगेट्स हैव बीन मेट। ये ज़रूरी इसलिए था कि अब लाहौर के एनवायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव होने शुरू हो गए। अगर हम ये कैंपेन छोड़ देते, ना करते, या इसको इतनी इंटेंसिटी के साथ ना करते, तो दोबारा से एक दफा फिर हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स गो के 5 के 5 अभी नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन 2-3 नालों के जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो गए। इसलिए ये कैंपेन करनी बहुत जरूरी थी और बड़ा होपफुल हूं बिकॉज़ नाउ के शुरू कर दी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम मामले पर बात कर रहे थे। एक और मामला जिस पर मैंने जरूर बात करनी है और वो ये है कि वाउच 365 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और आप बाय 1 गेट 1 फ्री की अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। ओवर 6000 डिफरेंट फूड आउटलेट्स एंड ब्रांड्स, और 6000 जब ब्रांड्स होंगे तो उसमें एक लंबी लिस्ट है जिसमें OPTP भी है, कोयल कैफे है और बड़े बड़े 5 स्टार होटल जिसमें मूव एंड पिक और PC होटल भी शामिल हैं, और 15000 वाउचर्स हैं जिसको आप फायदा उठा सकते हैं। तो जरूर ऑनलाइन जाइए, इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रेस्टोरेंट से बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर हासिल कीजिए। एंड ऑल्सो हमारे फेसबुक